प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के बारे में डिस्कशन करने का आज आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज विश्व के अनेकों राष्ट्रों ने अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और आर्थिक दृष्टि से अपने आप को समृद्ध देश बनाने के लिए पर्यावरण के साथ उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। इस कारण से पर्यावरण के बारे में बात करने की आवश्यकता महसूस होती है। क्योंकि जब तक हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो पृथ्वी हमें कभी भी इसका बदला चुकाने के लिए मजबूर कर देगी। आज हमारे सामने विभिन्न आपदाएं आ रही हैं। उन आपदाओं का प्रमुख कारण पर्यावरण के साथ या पृथ्वी के साथ या प्रकृति के साथ हमारा छेड़छाड़ ही इसका मुख्य कारण है। तो पर्यावरण की सुरक्षा हमें करनी चाहिए और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में आगे आने वाली पीढ़ी को संरक्षित सुरक्षित वातावरण प्रदान कराने के लिए हमें पर्यावरण के संरक्षण की बात करनी होगी, पर्यावरण की सुरक्षा की बात करनी होगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य इसका ये है कि पर्यावरण को संरक्षित करने का सभी राष्ट्रों का साझा प्रयास होना चाहिए और इस साझे प्रयास के आधार पर ही हमें काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि आज सांस लेना भी दूभर हो चुका है। विभिन्न संगठनों के द्वारा कराए जाने वाले सर्वे में यह महसूस होता है कि आज की वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि मानव सामान्य रूप से जीवन जीने में भी कठिनाइयाँ महसूस करता है। अनेकों बीमारियाँ, सांस की संबंधी बीमारियाँ और बच्चों के ऊपर इस पर्यावरण के विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। इसलिए हमें पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि पर्यावरण एक क्षेत्रीय मुद्दा न बनकर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। 1960 के दशक से मानवता पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समझौते किए जाने की आवश्यकता महसूस हो गई थी। 3 दिसंबर 1968 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव वातावरण की सुरक्षा पर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पास कर दिया था और एक ऐसा सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में किया भी गया था। इस सम्मेलन यानी मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था, उसमें पर्यावरण की सुरक्षा के लेकर 7 क्षेत्रों की पहचान करी गई कि इन क्षेत्रों के आधार पर हमें काम करना होगा। पहला पॉइंट था मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, अर्थात जो ये सम्मेलन हुआ इसमें पर्यावरण के साथ मानवता के या मानव के की क्या मानव की क्या बैरिकेड्स होने चाहिए मानव के कि वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। दूसरा है मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना, और इस प्रकार का कार्य योजना बनाई जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी इससे सुरक्षित वातावरण महसूस किया जा सके। तीसरा है संस्थागत तथा वित्तीय प्रस्ताव। इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम में 54 सदस्यीय प्रशासकीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की गई और इस परिषद के सदस्यों को एक न्याय युक्त भौगोलिक आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया। लेकिन दिसंबर 1972 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने पर्यावरण संबंधी प्रोग्रामों के लिए 58 सदस्यीय प्रशासकीय परिषद की स्थापना की। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस के निर्धारण पर प्रस्ताव, अर्थात एक ऐसा दिन फिक्स कर दिया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए और 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया जा चुका है। तो हमेशा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया जाता है। परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव। इसी सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि जो भी परमाणु परीक्षण हैं जो वायुमंडल में नुकसान पहुंचाते हैं उनकी भी निंदा की गई और इनको पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने पर प्रस्ताव। इस 1972 वाले स्टॉकहोम सम्मेलन में भी अगले पर्यावरण सम्मेलन की जानकारी रखी गई कि अगला सम्मेलन कहाँ रखा जाए, किस प्रकार की इसकी रूपरेखा होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने के संबंध में सरकारों को सिफारिश किए जाने का निर्णय, इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि ये केवल वैश्विक स्तर पर
समस्या वैश्विक स्तर की है, लेकिन राष्ट्रों को भी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रोग्राम स्पष्ट किए जाने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम निश्चित किए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। फिर उसके बाद पर्यावरण सुरक्षा पर विश्व समझौतों की पुष्टि 1975 में हो गई और पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन को इस समय एक प्रगामी बड़ी सफलता मिली, जब 7 महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय जो समझौते थे उनको बहुत से राज्यों ने स्वीकार कर लिया, अर्थात जो स्टॉकहोम के सम्मेलन के जो मुद्दे थे उनको 1975 में पुष्टि कर दी गई। विश्व जलवायु परिवर्तन पर फिर बैठक हुई 1997 में दिल्ली में। एक 3 दिवसीय विश्व जलवायु परिवर्तन पर एक गैर सरकारी संगठन विकास विकल्प तथा जलवायु परिवर्तन विकासशील देशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा के समझौते के अंतर्गत ये बैठक हुई, जिसमें कई समस्याओं पर चर्चा विचार विमर्श किया गया और आकलन किया गया कि कैसे इन समस्याओं से निजात पाया जा सके। फिर ELCI की AEC की बैठक मार्च 1997 में आयोजित नैरोबी में की गई, जिसमें वैकल्पिक वातावरण कांग्रेस की बैठक तिलोनिया राजस्थान में मार्च 1997 में हुई और इसमें 38 देशों के 100 पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया और आह्वान किया कि सबके निचले स्तर को लोगों को भी इसमें सम्मिलित करके पर्यावरण के प्रति व्यावहारिक तथा लगातार विकास के दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। फिर जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन समझौते पर शामिल होने वाले 100 जो नैरोबी में तिलोनी राजस्थान में 1997 में हुई, इसमें 38 देशों के 100 पर्यावरण विशेषज्ञों ने भाग लिया और इसके कहा गया कि निचले स्तर के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। फिर जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक हुई, जो 150 देशों की 30वीं बैठक जापान में हुई क्योटो में, जो दिसंबर 2019 में हुई और इसके अंतर्गत एक संधि पत्र तैयार किया गया, जिसमें 6 ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़े जाने की सीमित करने और उनकी मात्रा को निश्चित करने की बात रखी गई। क्योटो बैठक के 11वें दिन विकसित तथा विकासशील देशों में विवाद सामने आए और उसके आधार पर ये थोड़ी सी कमी महसूस करी गई कि इस विवाद के आधार पर जो विवाद था उसको निपटाने की बात भी कही गई। लेकिन क्योटो बैठक के 11वें दिन जो मतभेद नहीं विवाद उभर कर सामने आए, यूरोपीय संघ ने गैसों की मात्रा 1.5% कमी को स्वीकार किया तथा जापान ने 2.5 से 5% कटौती की बात की मानी। काफ़ी उत्तेजनापूर्ण वातावरण में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5% कटौती की बात मान ली, लेकिन शर्त रख दी कि विकासशील देश भी ऐसा काम करेंगे। विकासशील देशों ने यह मत दिया कि वातावरण दूषित करने वाले विकसित देश ही ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन काफ़ी विवाद के बाद, सौदेबाजी के बाद इसको क्योटो प्रोटोकॉल को अपना लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल की विभिन्न विशेषताएं थी, जिनकी विशेषताओं में आधार पर मुख्य बात यह थी कि इस पर्यावरण को किस प्रकार से हमें संरक्षित रखना है, इस पर डिस्कशन जरूरी है। फिर जलवायु परिवर्तन पर ब्यूनस एरिस बैठक हुई 1998 में, तो चौथी कॉन्फ्रेंस 1998 ब्यूनस एरिस अर्जेंटीना में हुई और इस कॉन्फ्रेंस के मुद्दा था 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करना। तो इस प्रकार से अनेकों सम्मेलन हुए और फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में 2015 में हुआ, जिस 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 या CPM11 भी कहा गया, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में नवंबर 2015 से दिसंबर 2015 तक आयोजित किया गया और इसमें 196 पक्षों ने अपनी सहमति के साथ जलवायु परिवर्तन पर एक समझौता किया, जिसे पेरिस समझौते का नाम मिला। इसमें विभिन्न पक्षों ने हस्ताक्षर किए और विभिन्न राज्यों की पुष्टि के बाद लागू होना था। पेरिस समझौते के द्वारा यह फैसला जलवायु के गर्म होने की प्रक्रिया को औद्योगिकीकरण के पहले के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात कही गई। तो इस आधार पर जो विभिन्न सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों के आधार पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा प्रयास हमेशा किए जाते रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसी कमियां रह जाती हैं जिससे कि विकसित और विकासशील देश आपस में कन्फ्लिक्ट के आधार पर संघर्ष करते रहते हैं। तो
तो फिर अभी 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु सम्मेलन हुआ, जिसमें स्वीडन की एक छोटी सी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व से अपील की कि भाई अब हमें ये पृथ्वी रहने लायक छोड़ोगे नहीं। उनका मार्मिक भाषण सभी के दिलों को छू गया। तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें किस किस प्रकार के प्रयास करने ज़रूरी हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि अगर पर्यावरण को हम संरक्षित नहीं रखेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे, तो हमारे लिए पृथ्वी एक आग का गोले में तब्दील ना हो जाए और हमारे जीवन को नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसी पर्यावरण संरक्षण की सफलता के प्रयास के लिए हमें लोकल स्तर पर भी प्रयास किए जाने पड़ेंगे, जिससे कि पर्यावरण को हम रहने लायक बना सके। धन्यवाद।